अमेरिका ने भारत की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए हॉक-आई 360 तकनीक की बिक्री को स्वीकृति दे दी है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति सुदृढ़ होगी। अमेरिका की प्रतिरक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा कि हॉक-आई 360 तकनीक से भारत मौजूदा और भावी चुनौतियों का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकेगा। हॉक आई 360 में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उपग्रह का उपयोग किया जाता है। ये तकनीक गैर कानूनी गतिविधियों का पता लगाने और विशेष आर्थिक जोन पर नजर रखने में उपयोगी होगी। 13 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली ये तकनीक रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का पता लगाने में सहायक है, जो विवादित क्षेत्र में छिपकर काम करने वाले पोतों का पता लगाने में मददगार होगी। ये तकनीक अवैध तरीके से मछली पकड़ने और तस्करी के मामलों पर भी नजर रखने में सहायक होगी। अब तक भारतीय नौसेना इन कार्यों के लिए P-8I विमान का उपयोग करती थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत सभी अफ्रीकी देशों के साथ परस्पर लाभकारी और स्थायी साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अंगोला सहित सभी अफ्रीकी देशों के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध हैं। उन्होंने अफ्रीका में शांति, सुरक्षा और स्थिरता में अंगोला की भूमिका की सराहना की। इससे पहले भारत और अंगोला ने कृषि, पारंपरिक चिकित्सा तथा संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो के बीच नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद ये समझौते किए गए। संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आतंकी हमले के गुनाहगारों, समर्थकों और योजना करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। दोनों नेताओं ने भारत रूस संबंधों पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म के सफल परीक्षण पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को बधाई दी है। संगठन ने कल मध्य प्रदेश के शिवपुर में ये परीक्षण किया है। इस प्लेटफॉर्म का विकास आगरा के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। इससे देश की निगरानी क्षमता बढ़ेगी। श्री सिंह ने कहा कि सफल परीक्षण के साथ ही भारत इस प्लेटफॉर्म वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। भारतीय सेना ने कल रात जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की तरफ से जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार से अकारण की गई गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की प्रगति का आकलन करने के लिए नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी निर्यात, ऑर्गेनिक उत्पादन और गुणवत्तापरक बीजों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही 2023 में 3 राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनमें ऐसे 3 विशिष्ट उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनका भारत से निर्यात नहीं हो रहा है। आज देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा देश में 5000 से ज्यादा केंद्रों और विदेश में 13 शहरों में आयोजित हो रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के अनुसार परीक्षा के लिए 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। NTA ने कहा है कि परीक्षा सामग्री की उपलब्धता के संबंध में गलत जानकारी देने वाले 165 से अधिक टेलीग्राम चैनलों और 32 से अधिक इंस्टाग्राम चैनलों पर कार्रवाई की गई है। NTA ने विद्यार्थियों से भ्रामक सूचना पर ध्यान न देने और NTA की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना पर ही भरोसा करने की अपील की है। मुंबई में पहला वेव्स बाजार आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस आयोजन से वैश्विक व्यापार सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच उपलब्ध हुआ और फिल्म, संगीत, रेडियो, VFX तथा एनिमेशन क्षेत्र से जुड़े 800 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। इस आयोजन के दौरान खरीदारों और विक्रेताओं के बीच 3000 से अधिक बैठकें हुई, जिससे 500 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। आयोजन से उभरते रचनाकारों के लिए बौद्धिक संपदा का एक मंच उपलब्ध हुआ। आयोजन के दौरान कैटरीना डी रोजारियो के नेतृत्व में फिल्म इंडिया, स्क्रीन कलेक्टिव और स्क्रीन कैंटरबरी ने पहली बार न्यूजीलैंड में भारतीय फिल्म समारोह शुरू करने की पेशकश की। उत्तराखंड के चमोली जिले में आज बद्रीनाथ धाम के कपाट पारंपरिक अनुष्ठान के बाद खोल दिए गए। इसके साथ ही अब उत्तराखंड में केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित चारों धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। सिंगापुर में सत्तारूढ़ पीपल एक्शन पार्टी ने एक बार फिर आम चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। ये पार्टी पिछले 66 वर्ष से सत्ता में है। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की पीपल्स एक्शन पार्टी को 97 में से 88 सीट मिली है और विपक्षी वर्कर्स को केवल 10 सीटें मिली हैं। 5 प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। इन चुनाव में पीपल्स एक्शन पार्टी को 65% से अधिक वोट मिले। 2020 के चुनाव में इस पार्टी को 61% वोट मिले थे।
उधर ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के एंथनी एल्बनीज को एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है। अब तक की मतगणना में लेबर पार्टी को 70% से अधिक मत मिले हैं। इस बीच विपक्षी कंजर्वेटिव लिबरल पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जर्मनी के बावारिया क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय ने कल म्यूनिख में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लगभग 700 लोगों ने आतंक के खिलाफ अपनी एकता का मजबूती से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जर्मन संसद के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर हैंस थेस और म्यूनिख शहर के काउंसलर जेलिदा बालितमाज ने भी भाग लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत आज शाम बिहार की राजधानी पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक भव्य समारोह के साथ होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इसका उद्घाटन करेंगे। 15 मई तक चलने वाले इन खेलों में 18 वर्ष से कम आयु वर्ग की 8,500 से अधिक युवा प्रतिभाएं 2400 से अधिक पदकों के लिए खेलेंगे। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय समेत 6 शहरों में कुल 28 स्पर्धाएं होंगी। साइकिलिंग, शूटिंग और एथलेटिक्स के आयोजन नई दिल्ली में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। उद्घाटन समारोह का प्रसारण दूरदर्शन स्पोर्ट्स और ओलंपिक वेब पोर्टल पर किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स दोपहर 3:30 बजे ईडन गार्डन्स में राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलेगी, जबकि शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तथा मंगलवार तक मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज तथा तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतर अखबारों ने पाकिस्तान पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पाकिस्तान पर 3 प्रहार, आयात और बंदरगाह बंद, डाक पार्सल पर भी रोक। वीर अर्जुन और जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ने प्रत्यक्ष और परोक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया। दैनिक भास्कर की खबर है, भारत के खौफ से 5,000 करोड़ फूंक चुका है पाकिस्तान। नवभारत टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, एलओसी पर 9 रातों से फायरिंग। दैनिक ट्रिब्यून, राष्ट्रीय सहारा और नवभारत टाइम्स ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समाचार सचित्र दिया है। हरिभूमि के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं करेंगे रूस की यात्रा, विक्ट्री परेड के लिए मिला था निमंत्रण। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की सुर्खी है, विदेशी निवेशकों ने इस हफ्ते किया 10,000 करोड़ रुपए का निवेश। पंजाब केसरी की खबर है, एसबीआई का मुनाफा मार्च तिमाही में 10% घटा, कुल 18,643 करोड़ रुपए रहा। राजस्थान पत्रिका के अनुसार डॉक्टर पूना गुप्ता बनी रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर।